अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के एक खुसूसी शो में हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, साबिक वज़ीर दिफ़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबरा जनाब परवेज़ खटक साहब ने। और आज के शो में हम खटक साहब से पूछेंगे कि इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, चूँकि नवंबर में तो ऑब्वियसली हो नहीं रहे, फरवरी के अंदर भी इंतखाबात के होने या ना होने के वाले से बड़ी बहस है कि फरवरी में भी होंगे या नहीं होंगे। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ज़ोर है, क्या वो टूटेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन किस जमात के साथ इत्तेहाद में जा सकती है? और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो PTI है एकदम से जो उरूज से ज़वाल की तरफ सफ़र है, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका ज़िम्मेदार कौन है? और नाज़रीन, हम खटक साहब से जानने की कोशिश करेंगे 2014 का जो धरना था जिसमें अंपायर की बात होती थी, वो अंपायर कौन था, क्या मामला थे। फिर 18 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से जीती, KP के अंदर तो चले जीत की समझ आती है, बाकी पंजाब के अंदर और कराची के अंदर से सीटें निकालना, उस पर बड़े सवालात उठते थे कि जिस तरह से RTS का बैठ जाना, ये क्या मामला थे सारे। गवर्नमेंट के अंदर किन लोगों का ज़्यादा अमल दखल था फैसलों के ऊपर जिन्होंने खान साहब से गलत फैसले करवाए, और क्यों तहरीक इंसाफ छोड़ी खटक साहब ने, ये तमाम मामला जानेंगे खटक साहब से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। बड़े मसरूफ़ हैं आजकल आप, पार्टी की जो तंजीम साजी और बाकी मामलात के अंदर आप काफ़ी बिजी हैं। जलसा भी आपका कल हो रहा है नौशेरा के अंदर, पहला जलसा आप करने जा रहे हैं। ये बताएं सर कि ये सारी जो एक्सरसाइज है ज़ाहिर है इलेक्शन के लिए हो रही है, इलेक्शन आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं? फरवरी में चले, नवंबर का नहीं कहते, फरवरी की बात कर लेते हैं। नहीं, सबसे पहले तो आप खुद नज़र डालें कि अगर इलेक्शन होते तो अभी कैंपेन चल रही होती, जलसे हो रहे थे। हम तो क्योंकि नई पार्टी, हम तो अपनी पार्टी को तारुफ करा रहे हैं, लेकिन मैं कोई जलसा नहीं देख रहा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ पार्टी का। इसका मतलब है सबको पता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। और फिर ये जो सेंसिस वाला मसला आ गया, इस पर भी 5-6 महीने, तो ऐसा लगता है कि फरवरी के एंड तक जाएगा। ये मुझे आगे जब मैं देखता हूँ मुझे वो भी नज़र नहीं आता। यानी आपको फरवरी में भी इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे? अगर सपोज खुदा न खास्ता ये लोग कोर्ट चले गए, डेफिनेटली को कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में 3-4 महीने डिले हो गया तो फिर फर्दर समझे कि और डिले होगा। इस तरह रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं। तो ये जो बात होती है सेनेट के इंतखाबात मार्च में होंगे, उसकी वजह से शायद इंतखाबात जल्दी हो, यानी फरवरी तक हो ही जाए शायद, आपको क्या लग रहा है कि वो मैटर करेगा? सेनेट का इलेक्शन, जहाँ KP का इलेक्शन नहीं हुआ, जहाँ पंजाब का इलेक्शन है, जहाँ हम इंतखाबात की मुलतवी करने की बात हो रही है। देखिए, मैंने लीगली पता की है, सेनेट का अगर हाफ सेनेट रह जाए तो आगे कानून खामोश। हमारे मुल्क में आइन में कई चीज़ें खामोश है कि अगर ये सेनेट नहीं होगा तो क्या होगा, इनकी खिलाफ वर्जी होगी, क्या होगा, लेकिन ऐसी चीज़ कोई नहीं। पिछले काफ़ी अर्से से, पिछले चंद महीनों से हम देख रहे हैं जहाँ आइन खामोश है, खामोशी का भरपूर फ़ायदा उठाया गया है। बिल्कुल, खामोशी में तो लोग जब खामोश होगी लोग फ़ायदे उठाएंगे, जब आप बोलेंगे तो जवाब आएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि फरवरी तक चांस है, हो सकता है हो जाए, और सुन भी रहा हूँ कि हो जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो बाकी अगर बीच में रुकावटें आ गई, कोर्ट से आ गई, डिफरेंट आ गई, फिर इशू बढ़े। यानी इम्कान आपको फरवरी का भी कम लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन फरवरी से भी आपको लग रहा है कि आगे जा सकता है? अगर अदालतों का काम शुरू हो गया तो फिर लगता है कि लंबा गया। और एक बार ये सेनेट के इलेक्शन वाला अगर ये हर्डल अगर गुजर गई, मरहला गुजर गया अगर, तो फिर तो 1-2 साल तो फिर भूल जाए इलेक्शन। नहीं, अल्लाह ना करे, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो चाहते हैं। नहीं, वैसे मैं असेसमेंट की बात कर रहा हूँ आपकी। हाँ, फिर तो जो हमारा माजी गुजरा है, जो हमने देखा है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। जमहूरियत सबसे बेहतर, क्योंकि अब मेरे लिए तो, मैं तो खुश हूँ कि डिले हो गया, क्योंकि मेरी तो नई पार्टी है, मुझे तो 5-6 महीने चाहिए थे। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि फरवरी में इलेक्शन हर हालत में हो। कहीं आपके लिए तो नहीं किया जा रहा सारा कुछ, आपके लिए, तरीन साहब के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी मुल्क ही ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते, सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा, अल्लाह ही मददगार है, बाकी कोई पता नहीं। अच्छा, ये बताएं खटक साहब कि आपकी पार्टी बन तो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, एक तो PTI छोड़ के फिर PTI का नाम आपकी पार्टी के अंदर, इस नाम की ज़रा वजह बताएं। और दूसरा ये बताएं कि अभी तक सिर्फ जो है महमूद खान साहब, एक बड़ा नाम जिसे हम कह सकते हैं हैवी वेट, वो आपकी पार्टी के अंदर आए, बाकी आतिफ खान हो गए, तैमूर झगड़ा हो गए, शरियार अफरीदी हो गए, बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि पार्टी की तरफ नहीं आए। इवन बाकी जो आपके साथी हैं, शाह फरमान साहब हैं, वो नहीं आए, अली अमीन गंडापुर नहीं आए पार्टी की तरफ आपकी। लेकिन बात ये है कि मेरे साथ इस वक्त जो 35-40 लोग खड़े हुए हैं, वो लोग हैं जो इलेक्टेबल हैं, जो अपने हल्कों में इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिनके पास वोट है, वो खाली हाथ नहीं है। तो जो लोग छुप रहे हैं या भाग रहे हैं या नहीं आ रहे, उनका ज़ाती वोट ही नहीं है। वो तो तहरीक इंसाफ के वोट के इंतज़ार में, उनकी अपनी हैसियत तो हल्कों की है नहीं। मुझे तो सारे सूबे को पता है कि कौन से बंदे की क्या पोजीशन है। तो वो लोग जो उनका अपना वोट नहीं है, वो
वहाँ खड़े हैं, क्योंकि वो इस उम्मीद पे कि तहरीक इंसाफ का वोट आएगा। मेरे साथ जो खड़े हो गए और भी बहुत सारे इन कॉन्टेक्ट हैं, इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। मैंने ख़ुद अभी शमूलियत रोकी हुई है, मैं स्टडी कर रहा हूँ हर डिस्ट्रिक्ट को कि वहाँ मैंने कैसे सिस्टम देना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे पार्टी उठानी है। तो वो तो मुझे सबका पता है कि क्या करना है। तो मैं वो लोग मेरे साथ आ रहे हैं इस वक्त जो इलेक्टेबल हैं, जो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनमें से जो आज़ाद ज़रा ये बताते हैं कि 14 के करीब 13-14 ऐसे हैं कि जो सीटें निकालने की पोजीशन में हैं, बाकी कोई इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं उनकी नज़र आ रही। 13-14 भी हम नई पार्टी एकदम निकाले तो बड़ी बात है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत आएगा। सर ये आपका कल जलसा है नौशहरा में, आप पहला जलसा करने जा रहे हैं, जलसे के अंदर भी कोई शमूलियतें वगैरह हो रही हैं? नहीं, मैं जलसे में शमूलियत नहीं। अब देखें, मैं एक बात करता हूँ कि इमरान खान ने मैं समझता हूँ गुरूर किया। उसने ये गुरूर किया है कि वो कहते हैं मेरे से सब चले जाएं लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो छोड़ता है कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये गुरूर अल्लाह को भी नहीं पसंद। हमारा तो एक वर्कर हमसे खफा होता है, रात को नींद नहीं आती कि यार ये हमारे से क्यों छोड़ के चला, क्या कमज़ोरी है। तो ये जो मैं जलसा कर रहा हूँ, ये मैं इमरान खान को दिखाना चाहता हूँ बाकियों में कि ये लोग थे जो हम लेकर आए थे और ये लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, हज़ारों लोग। तो पता चलेगा आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं। फ़र्क है सर, वर्कर तो शायद वहीं पे खड़ा है, जो वोटर है वो वहीं पे खड़ा। वोटर मैटर करेगा कि वोटर जो है वो तो छोड़ के जा नहीं रहा, बाकी जो लीडरान कुछ छोड़ के गए हैं नीचे वोट जो है आप केपी के। हम जब 2010 में पीटीआई में आए तो इतने वोटर या लोग नहीं थे। ये हर एक अपने साथ 5, 10, 20 हज़ार वोट लेकर आए। अब हर एक जो जा रहे हैं अपने साथ 10, 20 हज़ार वोट लेके जा रहे हैं। ये पता चल जाएगा, मैं जितने जलसे करूँगा मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इधर से हज़ारों लोग पीटीआई को छोड़ दिए। मैं जो नौशहरा में करूँगा ये सब मैं पीटीआई में लेकर आया, तभी पीटीआई स्ट्रॉन्ग थी। अभी जब मैं कल जब परसों जलसा करूँगा 20-25 हज़ार लोग होंगे, मैं खान को बताऊँगा कि ये वो लोग थे जो हम लेकर हम जा रहे हैं। इसी तरह हर इलेक्टेबल जो कैंडिडेट था, MNA था, MPA था, वो सब इसी तरह जाएंगे। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चेयरमैन पीटीआई को 1-on-1 फाइट का मुकाबला देते हैं, किसी हल्के के अंदर चैलेंज देते हैं? मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि मैं किसी को चैलेंज दूँ। उसकी मर्ज़ी है, जहाँ से मर्ज़ी खड़ा पे देखी जाएगी। और मुझे किसी देखिए, मेरी तो सारी ज़िंदगी मुकाबलों में रही है। मैं को बेशुमार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 41 साल हो गए। तो मुझे तो अल्लाह का खौफ है और किसी का डर नहीं है। अगर मैं खिदमत करूँगा, लोग एतमाद करेंगे, तो इमरान खान जैसे 10 भी आ जाएँ, कोई मसला नहीं। जब मैंने खिदमत नहीं की होगी तो फिर मेरी वहाँ पर हैसियत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर, आप जो मिसाल दे रहे 2013 की, उस वक़्त ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई जमात थी, लोग आए, इलेक्टेबल्स बड़ा मैटर करते थे उस वक़्त। लेकिन आज वही बात है कि कहते पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है उनकी कि आज उन्हें ज़रूरत नहीं, जो वो खुद भी बात करते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी बंदे की इलेक्टेबल की, आज वोटर खुद मुझे वोट देगा सारा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये लग पता जाएगा। ये जब इलेक्शन आएंगे ना, मुझे पता है कि जो इलेक्टेबल आदमी होता है वो खाली नहीं होता, उसको 10-15 वोट इतना तो होता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, पार्टी सिर्फ आपको शहरों में मैटर करती है, गाँव में कोई मैटर नहीं करती। गाँव में अगर आपका अपना वोट हो तो पार्टी का वोट हो तो जीते हैं, खाली पार्टी के वोट पे कोई नहीं जीत सकता। आप हमारे इधर गाँव में फिरें, आपको पता चल जाएगा कि लोगों की सोच ही ये नहीं है। ठीक है, यंग लड़के हैं या चंद हैं जिनको इन्होंने हिप्नोटाइज किया हुआ कि मुल्क बदलेगा, आसमान। ये हिप्नोटाइज ये ऐसे है कि खान साहब बार बार कहते थे कि 5-6 पॉइंट से ज़्यादा बातें ना करो, बस उसी बोलते जाओ ताकि दिमाग में लोग हैमर हो जाए और झूठ भी सच हो जाए। उसके अपने अल्फाज हैं कि आप इतना हैमर करें कि लोग झूठ को भी सच समझें। उन्होंने पुलिस के रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत बात की, सेहत के ऊपर उन्होंने बहुत बात की, खैबर पख्तूनख्वा के सिस्टम के ऊपर, जिसे बाद में पंजाब के लोगों ने भी उसकी तारीफ़ की काफ़ी ज़्यादा। सर ये बताएं, आपके लोग सवाल करते हैं, पीटीआई का वर्कर ये सवाल करता है, वो कहते हैं कि ऐसे वक्त में कि जब चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही ज़ेर एताब थे, वो परवेज़ खटक साहब के जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने वज़ीर आला का मनसब दिया, वो पीटीआई छोड़ के चले गए। देखिए, मैं कोई गद्दारी नहीं कि मैंने अपनी पार्टी बनाई है। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मैं बेहतर डिलीवर कर सकता हूँ। मैं ऑलरेडी डिलीवर करके दिखा दिए, मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, उसके इरादे ही नहीं। लेकिन आपने अभी कहा कि वो हर तकरीर में कहते KP में ये हुआ, वो रिफॉर्म्स आया, हेल्थ कार्ड आया, ये आया, क्यों नहीं पंजाब में करा सका? ये तो मैंने किए थे, हेल्थ कार्ड हम लेकर आए। इमरान खान को क्या पता? आइडिया जहांगीर तरीन का था। इमरान खान को हक पता है, जो बिलियन ट्रीज है या जो रिफॉर्म्स हैं, कभी भी इमरान खान को पता ही नहीं क्या हो रहा है। बिलियन ट्री भी इमरान खान का आइडिया नहीं था। देखिए, आइडिया इस तरह है कि हमारी एक वर्किंग टीम थी, उन्होंने आइडिया दिया, फिर इम्प्लीमेंट तो मैंने किया ना। हमारे पास उसका जब मैंने इनका 1 अरब पौधे लगाओगे, नर्सरी में मेरे पास 10 लाख पौधे थे, तो हमने 1 साल मेहनत की, पौधे उगाए, कीमतें दी, लोगों को इन्वॉल्व किया, यूथ को इन्वॉल्व किया, वुमन को इन्वॉल्व किया,
घरों में पौधे चलाए, तब जाके कामयाब है। देखिए आइडियाज़ आती हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, अब सेहत कार्ड मैंने 3 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, पंजाब में 3.5 साल लगे और अभी तक आइडिया नहीं था सेहत कार्ड का। ये जहांगीर तरीन का आइडिया, ये टीमें हमारी बनी थी, हमने सूबे में हेल्थ की टीमें बनाई, डिफरेंट टीमें थी, वो आइडिया देते थे जो इम्प्लीमेंटेबल होता था मैं करता। ये पीटीआई छोड़ने पे जाहिर आपको कोई कमिटमेंट भी हुई होगी आपके साथ कि आपको अगला वज़ीर आला के ओहदे तक आपको पहुंचाने में मदद दी जाएगी या वटेवर जो भी होगा, और कुछ नैब के केसेस भी आपको पार्टी ऐलान करने से पहले 10 रोज़ पहले तक आपको नोटिस भी आया था आपको शायद बीआरटी का। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि नैब वो पूरी हो रही है कमिटमेंट्स? नैब का मेरा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें मैं डरूँ। अगर कोई मेरा ये पहले उधर का था मलम जब कोर्ट में क्लियर हो गया, मैं सही था, वो झगड़ा 2 महकमों का था कि ये ज़मीन मेरा क्या काम था, एक ड्रामा बना था। अब अगर मोटरवे में मुझे जो आए सब टेक्निकल सवाल, ये नक्शा इस तरह क्यों नहीं बना, मैंने उनसे पूछा कि इसमें करप्शन दिखा दो कि कहाँ मैंने करप्शन की, तो ये यूजलेस केसेज हैं, ये खान साहब करते रहे बहुत कुछ, ये ट्रेनिंग हमने वहाँ देखी है और अब ये लोग कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम साफ हो, मैं नैब को जानता हूँ, किसी आदमी को जो करप्ट ना हो कुछ भी नहीं कर देते। आपने इतना अच्छा डिलीवर किया, फिर खान साहब ने आपको 2018 में क्यों नहीं बनाया वज़ीर आला? क्योंकि खान साहब नहीं चाहता था कि कोई मशहूर हो जाए और वो डिलीवर करे, वो डिलीवरी वाला आदमी उसको पसंद नहीं था, वो चाहता था मैं जो कहूँ वही करो, जो मैं चाहता हूँ वही करो ताकि फेल हो जाए, गर्क हो जाए। उसको तो ये ख्याल ही नहीं कि एजुकेशन कैसे ठीक करनी है, हेल्थ कैसे करनी है, पटवारी, रिश्वत। ये तो समझ में नहीं आती बात कि ज़ाहिर सूबे में आपको गवर्नमेंट मिली है, दोबारा भी आपके मिशन यही होता है कि आगे भी आपने हुकूमत बनानी है, तो आप क्यों फेल होने के लिए गवर्नमेंट बनाएंगे? तो बस फेल होने के नहीं, वो नहीं चाहता कि कोई मेरा नीचे जो लोग हैं वो कहीं ऊपर ना मशहूर ना हो जाए, वो कोई नाम ना दे। ये लीडर्स हमारे कमज़ोर हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई और ऊपर आए, सर कलम करते हैं और आगे पीछे नहीं देखते हैं। आपने पिछले इंटरव्यू में पपट का वर्ड यूज़ किया था, सुना है उस पर महमूद खान से बड़े नाराज़ हुए आपसे? नहीं, महमूद खान देखिए, महमूद खान का एक डिफरेंट केस है। महमूद खान को यहाँ पर इन्होंने सारे इख्तियारात आज़म खान के पास थे, शरीफ आदमी है, वो लड़ाई नहीं कर सकता जो मैं करता था, उसने अपने आप को खामोशी से रखा, जो काम है वो करता रहा। लेकिन मुझे अफसोस सबसे जो हुआ ना, पपट वज़ीर आला वाला लफ्ज़ वापस लेते हैं आप जो मैं ये पपट वज़ीर आला मैं पंजाब की बात कर, अच्छा क्लियरली महमूद खान एक पोलिटिकल आदमी है, वो हमारा वो तो हमारा था ही नहीं, आज़ाद जीता था और आया, पता नहीं उसकी लॉटरी निकल गई, बन गया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि खान साहब का ये फैसला था, सब मुल्क को बताना चाहता हूँ कि मैं ये मुल्क इस्लामाबाद से चलाऊँगा, मैं कश्मीर भी मैं चलाऊँगा, गिलगित भी चलाऊँगा, पंजाब भी और KP में, और सारा इख्तियार मेरा होगा और कोई नहीं है। तो वो कोई एक सूबा चलाना बड़ा मुश्किल काम है, सारा मुल्क कैसे चला सकते हैं। तो मुझे ये कई दफ़ा बहस हुई कि आप पंजाब में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते, जलसे में क्यों कहते थे कि हमने ये रिफॉर्म किया, पंजाब में एक रिफॉर्म नहीं किया। एंड में जब मैं तंग आ गया, कभी आप पूछ भी सकते हैं, मैं कई दफ़ा बहस कर चुका हूँ, मैं कि जी इस्लामाबाद कर दो, 50 थाने हैं, 50 पटवार खाने हैं, 50 स्कूल हैं, 3 अस्पताल है, इसको एक मिसाली बना दो कि बेहतरीन दुनिया के अस्पताल हमारे पास है, इस्लामाबाद में बेहतरीन थाना है, लेकिन नहीं, मतलब इरादा ही ना हो इंसान का। जब मैंने गलत हो रहा था खट्टर साहब, आप बोले क्यों नहीं गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए? मैं जितना बोल रहा हूँ, जब आप छोड़ चुके हैं पार्टी, मैं जितना बोल रहा हूँ ना, कोई बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। किस प्लेटफॉर्म पे बोले? काबीना के अंदर बोले, कोर कमेटी के अंदर आप बोले, या जाती मुलाकातों के? मैं लड़ाइयाँ नहीं करता, मैं हर चीज़ पे बहस की कि आप रिफॉर्म करें, पुलिस रिफॉर्म करें। कहते हैं जी पंजाब में नहीं हो सकता, मैं कि ये सारी दुनिया पागल है, ये यूरोप पागल है, पठान पागल है कि यहाँ पुलिस को इख्तियार दे दो डिलीवर करे, नहीं, क्योंकि उसके कान इतने कच्चे हैं कि बस हमारी बात सुनते ही नहीं थे। इस तरह एजुकेशन रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म, रिश्वत, डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ वर्क, गुड गवर्नेंस, किसी पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। और मैं कई दफ़ा कैबिनेट में बात हुई, खान से बात हुई, बड़ा मैं लड़ता भी रहा हूँ कि आप कर क्या रहे हैं, इसको करें। लेकिन जी इस बंदे का इरादा है कि ना, वो सिर्फ इनकलाब लाना चाहता हो, वो कहते हैं मैं इनकलाब लाऊंगा और फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकलाब आएगा और मैं एक बादशाह बन जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। आप भी वज़ीर दिफा जब रहे, खामोश होकर आप बैठे रहे, आप बिल्कुल आपने जो है ना उस दौरान, नहीं मैं क्या करता हूँ, देखिए दिफा का एक ज़बरदस्त सिस्टम है, हमारे इंस्टीट्यूशन जो आर्मी है उसका जो सिस्टम है, काश हमारे मुल्क में भी हो। तो वहाँ भी तो आप बिल्कुल डंप हो गए थे ना देखो कि वो तो डंप करना चाहता था, लेकिन जो मैंने वहाँ पर अपना काम किया, मेरी रिस्पेक्ट बन गई। अगर आप मेरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं फ़ौज का, मेरी रिस्पेक्ट है, मैंने उनकी कदर की, उनकी हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया और कभी ऐसे इंटरफेयर भी नहीं किया कि, लेकिन मैं उसने सिस्टम को देखा, उनका बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है।
हर चीज़ इन ऑर्डर चलती है, डिसिप्लिन है, सब कुछ है, तो एक अच्छा सिस्टम चल रहा हो तो उसमें क्या एतराज़ हो सकता है। सर, ये फौज की आपने बात की, मुझे एक मुख्तर ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो नाज़रीन हम खटक साहब से जानेंगे कि आज चेयरमैन पीटीआई बहुत ज़्यादा फौज के ऊपर तनकीद करते हैं, शदीद तनकीद होती है। बाजवा साहब के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ हमले होते रहे, लेकिन यही बाजवा साहब 2018 में खान साहब की आंख का तारा हुआ करते थे। उससे पहले पीछे चले जाएं तो 2014 में राहील शरीफ साहब के साथ जो मामला थे वो क्या थे, धरने के अंदर क्या हुआ था एग्जैक्टली, नाज़रीन आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह जनाब फैज़ खटक साहब के साथ। इनसे बहुत सारे माजी के जो झरोके हैं उनसे हम ज़रा पर्दे उठाने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में क्या क्या होता रहा, फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ थी और मामलात कितने उनके आइडियल थे फ़ौज के साथ। बाद में आके बड़ी तनकीद हो रही है। खटक साहब, आप वज़ीर दिफा थे, मैं ज़रा रिवर्स चलते हैं, हम 2022-23 से पीछे चलना शुरू करते हैं। 22 में जब खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, उस वक़्त उन्होंने बाजवा साहब जिन्हें आज बाद में उन्होंने बहुत ही बुरा भला कहा, तो उन्हें एक्सटेंशन देने का फ़ैसला कर लिया हुआ था खान साहब ने, ऐसा ही था? ऑफ़र दी थी उन्हें कि आपको एक्सटेंशन देते हैं। एंड में एक्सटेंशन वाली बात नहीं, सिचुएशन ही ऐसी बदल गई थी कि एक्सटेंशन की बात ही नहीं, अदम एतमाद से पहले जब उन्हें लग रहा था कि जब उन्होंने ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी थी, तो जब ख़तरा महसूस हुआ तो उन्होंने एक्सटेंशन की ऑफ़र दी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, एक्सटेंशन ऑलरेडी उनको 3 साल मिल चुकी थी। दूसरी एक सेकंड एक्सटेंशन की बात जब हो रही थी, यहाँ तो मैं सुन रहा हूँ कि किसी ने कहा है कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन, लाइफ टाइम की बात नहीं। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है, लाइफ टाइम तो हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, कानून ज़्यादा होता उसको 1 साल की एक्सटेंशन एज के मुताबिक हो सकती थी। हो सकता है बात हुई हो, मेरे नॉलेज में थोड़ा बहुत है, लेकिन वो नहीं लेने को तैयार। अच्छा, बाजवा साहब खुद एक्सटेंशन लेने को तैयार, खान साहब ने ऑफ़र की थी कि आपको देते हैं। इससे थोड़ा पीछे चलते हैं जनाब, 2018 में आपकी गवर्नमेंट जब बनी तो फैज़ हमीद साहब के हवाले से वो खान साहब की आंख का तारा थे, अगले आर्मी चीफ़ के लिए ज़ाहिर है वो होपफुल भी थे कि आगे उन्हें आर्मी चीफ़ बनाया जाएगा बाजवा साहब के बाद। कहते हैं बहुत ज़्यादा उनकी मुदाखलत थी चीज़ों के अंदर, कितनी ज़्यादा थी उनकी हुकूमती अमूर के अंदर मुदाखलत? तो वो हमारे ये जो इदारे हैं, जब गवर्नमेंट होती है उसकी मदद करते हैं, काफ़ी मदद करते थे कई चीज़ों में। नहीं, काफ़ी रूटीन से हट के बड़ी मदद होती रही है। अब ये मुझे उनके रूटीन क्या, मुझे उनके रूल्स नहीं पता कि ISI कहाँ तक जा सकती है। वो ISI जो पॉलिटिकल इदारा है, तो कहाँ तक जाती है, कहाँ नहीं जाती, लेकिन उन्होंने हेल्प हमारी की, बाजवा साहब ने भी की, उन्होंने भी हेल्प की और बड़े दलेरी के साथ की। ये जो पकड़ दकड़ हो रही थी सारी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, फरियाल तालपुर, ये सब की, आसिफ अली जरदारी, ये डायरेक्ट इमरान खान साहब अहकाम देते थे कि इन्हें गिरफ्तार करें। देखिए केसेस तो हैं, हाँ, अब इससे आंखें बंद करना, बड़े बड़े केसेस थे, बहुत केसेस थे, क्योंकि मेरे सामने तो किसी को नहीं कहा, लेकिन सुनने में आया, लेकिन केसेस बड़े ख़तरनाक थे। हम देखें वो आए इसीलिए थे कि नैब ख़त्म कर दो, केस अब छुट्टी होगी, सब फारे हो गए। और जो या इस मुल्क की ये बदकिस्मती में जो करप्शन करता है ना, वो अपना रास्ता निकाल लेता है। जो साफ आदमी है तो वो फंस जाता है, क्योंकि उसके इरादा नीयत ही नहीं होती, उसको किसी चीज़ की सोच ही नहीं होती कि मैंने कल इसमें गलत काम हो जाएगा। तो जो करते हैं वो बड़ा प्लानर है, तो वो निकल जाते हैं। और जो शरीफ आदमी सनाउल्लाह का जिस तरह डाला गया, हेरोइन डाल दी गई, वो तो करप्शन का केस नहीं था, हेरोइन डाल दी गई, वो तो एक ज़्यादती हुई थी राना सनाउल्लाह के साथ। बहुत गलत हुआ। हमने उसको ऑब्जेक्ट भी किया, हमने उसको रिजेक्ट भी किया कैबिनेट में। वो जो उसका इंचार्ज था उस महकमे का, रिटायर्ड फौजी था, हमने उससे बहुत बहस भी हुई। शरिया अफरीदी बड़ी कस्में उठाया करते थे, वो हमें जान अल्लाह को देनी है, ये बिल्कुल वो हमें प्रूव भी नहीं कर सके। ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कैबिनेट के अंदर मुखालफत की तो खान साहब ने क्या कहा आगे से? डिस्कशन में हुई, लेकिन वो प्रूव नहीं कर सका था। देखिए कुछ चीज़ें होती जहाँ पर बंदा खामोश हो जाता है, अपने लीडर का ख्याल करना पड़ता है, अदरवाइज कोई इस केस पे खुश नहीं। वो क्या कह रहे थे, क्यों वो कह रहे थे हम गारंटी, हम सही कह रहे हैं कि खान साहब क्यों बज़िद थे कि मसला ये कि एक इंचार्ज है उस महकमे का, वो कहता है कि हमने सही है, मैंने ये पकड़ा है, मैंने ये देखा है। जब एक बंदा गवाही देता है फिर यू हैव टू स्टॉप। सही है। अच्छा सर, अब ये बता दें कि 2018 का अगर हम इलेक्शन देखें तो उसमें KP के अंदर तो परफॉर्मेंस आपकी थी, समझ में आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा जीत के आना है, तो वो भी माजी का एक उन्होंने रिवायत तोड़ी PTI ने, आप लोगों ने। पंजाब के अंदर
क्वेश्चनेबल था मामला, जिस तरह से RTS बैठ गया था रात को, फिर कराची के अंदर से 14 सीटें जीत जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी बड़ा एक शॉकिंग था। क्या हुआ था सर उस वक्त, कैसे ये चीज़ें मैनेज हुई थी, वाक़ईतन मदद हुई थी? देखिए, मैं तो यही सुन रहा हूँ कि RTS मुझे सिस्टम का नहीं पता कि वो बंद हो गया था और फिर उसमें चेंजेस हुआ था या किया गया था? मैं नहीं समझता कि इतना कोई कर सकता है। यानी पंजाब की कौमी असम्बली की सीटें जो मिली थी वो मेरिट पे ठीक मिली थी या इससे कम देखो, बनती ये थी? अल्लाह को पता है कि थी? मैं चूँकि इलेक्शन बहुत लड़ा, मुझे पता है कि आपके एजेंट रिजल्ट लाते हैं, जब आपके पास वो रिजल्ट नहीं आते हैं फिर आप कचहरी में बैठ जाते हैं, DC या जो भी रिटर्निंग होगा, तो वो इस तरह अंधेर नगरी नहीं है। सर ये बताएं कि फ़ैसला साजी में सियासी फ़ैसले हो गए या हुकूमत से मुतालिक फ़ैसले हो गए, जिस तरह से कुछ देर पहले बात हो रही थी कमज़ोर वज़ीर आला लगा के सेंटर से गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, उसमें भी कहते हैं कि खातून अव्वल का बड़ा किरदार था पंजाब में उस्मान बुज़दार के लगाए जाने के हवाले से। फिर इलेक्शन का अपने पिछले ट्वीट बताया कि 3 मौक़े हमारे पास आए इंतखाबात के, लेकिन हमने मौक़े ज़ाया कर दिए। कि उसमें भी कहा जाता है कि खातून अव्वल ने, जो साबिक़ खातून अव्वल थी, उन्होंने खान साहब को मना किया था, बुशरा बेगम साहिबा ने, कि आपने नहीं, इस तारीख पे आपने नहीं करवाने इलेक्शन। तो कितना उनका अमल दखल था चीज़ों के अंदर? ये खबरें आपको कैसे पहुँची? मैं तो वहाँ रहा हूँ इतने साल, मुझे तो कोई खबर नहीं। जो ये चल रही है खबरें, मैं कह रहा हूँ इस पर कितनी हकीकत है, आपसे जानना चाह रहे हैं हम कि मुझे आप तो इसका नहीं सिस्टम का पता ऐसा थे आप। मुझे तो नहीं पता हकीकत क्या थी, लेकिन मैं एक बात वाजे करके, सारे फैसले खान साहब खुद करते हैं, चाहे अपने घर में डिस्कस करे, अपना घर है जो मर्जी करे, फैसले वो करते हैं, किसी की एडवाइस नहीं, सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो करना है वो अपनी मर्जी से करते हैं। कोई सीनियर लीडर ऐसे फैसलों में नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता, उनकी गलती कोई नहीं, क्योंकि खान साहब ने जो कुछ किया, खुद फैसला किया और उसको खुद इम्प्लीमेंट कराया। नहीं, जो मैं उस्मान बुज़दार साहब की बात कर रहा था कि वो कहते कोई इस्तिखारा वगैरह हुआ था, मुझे देखिए, मैं भी आप लोगों को सुनता रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ अंदरूनी हमने कभी डिस्कशन भी नहीं की, ना ऐसी कोई बात आई है। अच्छा, आपके नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं? लोग यही कहते हैं कि शाम को एक फैसला, सुबह दूसरा फैसला, अब अल्लाह जाने। अब उसकी वाइफ है यार, वो डिस्कस करे तो उसमें कौन सा हर्ज है? हम भी घर में जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं, कभी वो आइडिया देते हैं, सुन लेते हैं, इम्प्लीमेंट खुद करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन वो खुद करते हैं। उसकी कीमत पड़ी थी सर, पंजाब आपने इतना बड़ा सूबा खो दिया खान साहब ने अपने हाथ से, वो कीमत तो थी उसकी। एक गलत फैसला था, जिसमें सब कहते रहे ये गलत फैसला, वो अकेले डटे हुए थे नहीं बिल्कुल ठीक फैसला है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, फैसला खुद ही करता है। हम जितना चीखे मारते थे, रोते थे, बताते थे कि अपने आप को सेव करो, ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन उसके अपने फैसले थे। चूँकि आपको बताया ना कि उसका इरादा ही कुछ और था, उसका इलेक्शन का इरादा नहीं था। इलेक्शन अगर करता तो 3 दफ़ा हो जाता, अभी वज़ीर आज़म बन जाता। वो इसके थ्रू आने नहीं चाहता, वो इनकलाब लाना चाहता है। मैं पूरा इस पर सोचा, पूरा प्लान देखा कि हमें पहले ओत उठवाए, फिर जेल भरो तहरीक, फिर लाठी चार्ज से ट्रेन कराए, फिर गाँव निकलो ताकि लोग निकलें, और फिर जो दूसरी टीम थी उसको कहा कि आप लोग, जब मैं गिरफ़्तार हूँ तो आप ये जो फ़ौज की जो फैसिलिटीज़ है उधर पे जाएँ, ताकि उस दिन इंतशार फैले, फ़ौज फायरिंग करे, लोग मरें, हज़ारों लोग मर जाएँ, मुल्क में इंतशार फैल जाए, फ़ौज के अंदर बदएतमादी पैदा हो जाए, फ़ौज में रिफ्ट पैदा हो जाए कि आवाम पे गोली चलाई। ये तो पता नहीं किसने अक्लमंदी की, उन्होंने गोली नहीं चलाई। अगर गोली चलाते तो आप इस मुल्क का हाल देखते, होता कि जो खान का प्लान था वो इम्प्लीमेंट हो जाता। आप यहाँ KP में पार्टी के मामला देखते हैं, आपको नहीं, ये आपके इल्म में नहीं है कि वो नीचे किसको हिदायत देते रहे? हाँ, सब किसके जरिए हिदायत नहीं कारकुनान दो कि आपने जाके फौजी तंसीबात के सामने एहतजाज करना है? अलग टीम बनाई हुई थी जिसको हमारे सूबे में मुरासी लीड करता था, यानी पैरेलल एक बॉडी चल रही थी आपके साथ। गंडापुर लीड करता। बस देखिए, हमसे पार्टी की जलसे जुलूस ये तैयारियाँ करते थे, मैं तो सदर था। उधर जो था वो कि लड़कों को, यूथ को ट्रेन करके कि उस दिन फिर आपने कहाँ जाना, ये बिल्कुल हमें नहीं पता था कि ये प्लान सारा उधर जाने का। हमें पता था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, बस जस्ट एक अखबारी ख़बर या ज़ुबान से, लेकिन ये नहीं पता था कि हमने डायरेक्ट हिट करना। वो जो बनी ये प्लानिंग सारी हुई 9 मई के वाले से, ये कुछ जूम मीटिंग्स वगैरह भी हुई थी, बाकी मीटिंग्स के अंदर भी खान साहब ने कोई प्लान वगैरह दिए थे। आप किसी मीटिंग के अंदर मौजूद जहाँ ऐसी कोई बातचीत हुई और आपको कल गवाही देनी पड़े कि हाँ इस मीटिंग के अंदर खान साहब ने कहा था फ़ौज के खिलाफ ये एहतजाज करना, सारा कुछ देंगे गवाही जाके? देखिए, वो फ़ौज के खिलाफ बात तो करता, लेकिन हमारे सामने कभी नहीं बोला कि हमने फ़ौज पर अटैक करना है। तो कहते हैं मैं उनकी असलियत बताता हूँ, जो भी उसका मकसद ये था फ़ौज के खिलाफ इनकलाब लाना। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी साइंस है? ये सारी ट्रेनिंग, सारा सिस्टम 1 साल जो हमें भगाया, वो इसलिए था कि उस दिन इंतशार फैलेगा, किसी का दिमाग उसमें इस्तेमाल हो रहा था कि फ़ौज में भी इख्तलाफ आ जाएगी, गोली चल जाएगी, लोग मर जाएंगे,
और आपका जो रेवोल्यूशन है कामयाब हो जाएगा। खट्टर साहब, क्या हुआ? आपने जिक्र किया 2-3 बार इलेक्शन मिल रहा था, खान साहब ने इलेक्शन नहीं लिया। पर्टिकुलरली मई में तो इंतखाबात खान साहब को मिल रहे थे, लेकिन नहीं लिया इलेक्शन उन्होंने। क्या वजह थी इसकी? ये मैं जब जिस दिन पार्टी बनाई मैंने यही सवाल अपने कौम पे छोड़ दिया था कि हमें 3 दफ़ा मौके मिले, हमने वो नहीं उसके फ़ायदा नहीं उठाया। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्यों, क्योंकि हर सियासी पार्टी जमहूरी पार्टी होती तो इलेक्शन कराना चाहती है। अभी इलेक्शन हो चुके होते, प्राइम मिनिस्टर बन चुका होता, लेकिन खान साहब के सोचते कि मैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल तो आवाम की ताकत से आऊँ और अपनी मर्ज़ी के एक सेटअप बनाऊँ, प्रेसिडेंट के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाऊँ। अच्छा, बिल्कुल मेरे सामने डिस्कशन भी हुई, मैंने कहा भी कि हम तो अपोज करेंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, वन मैन शो हो जाएगा। तो उसके ये कब की बात है जो उन्होंने कहा था कि ये सदारती? बीच में आखिरी ये साल में जब हम गवर्नमेंट में थे डिस्कशन में होती रही। वो इसके था हम प्रोविंशियल उस ऑटोनॉमी के हक़ में हैं कि सूबों का अपना हक़ मिला। हाँ, सब सदारती निज़ाम लाना चाह वो रहे तो थे बोलते हैं। 18th अमेंडमेंट के भी खिलाफ है कि सूबों के इख्तियारात क्यों मिल गए, सूबों को फ़ंड क्यों जा रहे हैं। भाई सूबे ही डिलीवर करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का काम कोई नहीं। उसके बाद वो तो कब्जा, एजुकेशन किधर है फेडरल में, वो तो एक डायरेक्टरेट होना चाहिए। हेल्थ किधर है, वो डायरेक्टरेट होना चाहिए। ऐसे इदारे हाथियों की तरह बना दिए, 5-6 महकमे उनके पास है, बाकी सूबों के पास। तो इस हक़ के भी नहीं थे कि सूबों को इख्तियारात मिले। मैंने कई खान दफ़ा साहब कहा सदारती निज़ाम के हक़ में थे, वो सदारती निज़ाम लाना चाह रहे थे। बिल्कुल इसके हक़ में थे कि मैं सदारती निज़ाम लाऊंगा, फिर मैं सारी उम्र इस मुल्क का सदर बनूंगा क्योंकि मेरा मुकाबला ही कोई नहीं, अकेला लड़ूंगा, बाकी लोग तो कुछ नहीं है। तो हम तो इसके ख़िलाफ़ है, फिर तो असम्बलियाँ ना लाओ, फिर तो डिक्टेटरशिप हो गई। सदारती निज़ाम इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं, फिर वन मैन शो हो जाएगा। ये बात मानते हैं कि खान साहब करप्ट नहीं है? मैंने डायरेक्ट कोई करप्शन नहीं देखी, लेकिन जो मैं केसेस देख रहा हूँ मैं खुद हैरान हूँ। स्पेशली मैं खुद नैब में पेश हुआ हूँ, ये हमें लिफाफा दिखाया गया कि पाकिस्तान का पैसा और हमारे ख़जाने में जाएगा, वो ख़जाने में नहीं गया, किसी और के अकाउंट में गया। तो थोड़ा पैसे भी नहीं, 30-40 हज़ार रुपये। सुनने में आया कि उसमें हाथ मारे गए नीचे, किसने मारा है ये पता चलेगा, कोई गवाह बन ही जाएगा। अच्छा, यानी ये करप्शन केसेस भी खान साहब के खिलाफ खुलने वाले हैं? ये तो खुलेगा, ये तो ओपन शट केस है। मैं हुकूमत का पैसा उठाऊँ, रात के अकाउंट में डाल दूँ और फिर कहूँ यार इसके अकाउंट से निकाल के वो उधर डाल दो। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक समझे जाते थे। खान साहब ने बहुत सारे अहम मामला पे आपसे मशावरत किया करते थे। गालिबन ये जो 9 सीटों से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला था वो भी आपका मशवरे पे ही खान साहब ने ये फ़ैसला किया था। ये बताएं कि इस सारे मामले में जो आर्मी चीफ़ की पर्टिकुलरली जो तकरीरी का मरहला आया था उसमें उन्होंने पहले बड़ी भरपूर मुखालफत की थी उस चीज़ की कि भाई हम खेलेंगे, लीगली खेलेंगे, फिर बाद में मान गए थे जाने से। वो कैसे माने थे, क्या हुआ था? देखिए उस वक्त सबकी कोशिश थी, जब नया चीफ बनता है तो डेफिनेट विद इन कुछ जर्नल्स होते हैं, वो सारे गेम चल रही होती थी। लेकिन फिर फैसला हमारे हाथ में तो था ही नहीं, फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने करना था। बाकी तो प्रेसिडेंट आपके इधर बैठे हुए हैं, आरिफ अलवी साहब। प्रेसिडेंट तो कुछ नहीं कर सकता। फॉर टाइम बीइंग वो रोक सकते थे कि वो डेट निकल जाए, ऐसा कोई नहीं। एंड खान साहब ने कहा था मैं लीगली खेलूंगा इस पे। एंड ऑफ द डे वो एग्री कर गए कि ये ठीक है बनना तो चाहिए। कैसे हुए एग्री? वो तो मुखालफत कर रहे थे अंदरखाना। देखिए जो आप एक चीज़ इम्प्लीमेंटेशन को रोक ही नहीं सकते हो, इख्तियारी ना हो तो खाली ज़ुबानी से तो कुछ नहीं पता, इतना डायरेक्ट वो जाना नहीं चाहते होंगे। वो तो किसी ने बनना था या इनने बनना था या किसी और ने बनना था, जो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, तो इसलिए खामोशी बेहतर है। वो क्यों मुखालफ थे आसिम मुनीर साहब के, खान साहब? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उसकी अपनी सोच थी कि जो भी हो बस वो मेरा ही टाउट होगा साथ में। वो उसको ये पता चल गया होगा कि ये वो चीज़ काम नहीं कर सकता जो मैं चाहता। जब ये डीजी आयशा थे, इतलात है कि इन्होंने खान साहब को कुछ करप्शन के वाले से उनकी फैमिली के अंदर जो मामला चल रहे थे कुछ आगाह किया था और उसके बाद बड़ी इनको हटा दिया गया जो रिवायात के बरखिलाफ़ 8वें महीने ही डीजी आयशा के अहदे से। तो काफ़ी कोई जो है ना तल्ख हो गया था माहौल वहाँ पे। उसकी वजह से खान साहब इन्हें नहीं चाहते थे कि ये लेकिन मैं भी यही सुनने में आया, मेरे भी सुनने में, हमारे सामने कभी डिस्कशन नहीं हुई ना DGI की अपॉइंटमेंट पर, ना आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट। जनरल बातें होती थी, लेकिन ये नहीं था कि इसकी मुखालफत करनी, इसकी नहीं करनी। तो जनरल ज़्यादा टॉक्स तो इधर से निकलती हैं आपकी तरफ से, हम भी सुनते रहे। नहीं सर, आप हैं बड़े बाखबर हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे कुछ चीज़ें। ये नदीम अंजुम साहब को जब DG ऐसे ही बनाया गया था तो उस वक्त भी बड़ी भरपूर खान साहब मुखालफत शुरू में की, बाद में मान गए जाके। और पहले चूँकि ISPR की तरफ से नोटिफाई हो गया था, वहाँ से ISPR की तरफ से ऐलान हो गया था उसका, उन्होंने कर दिया था, प्रेस रिलीज जारी कर दी थी उनके नाम की। खान साहब ने बड़ा रिएक्ट किया था। वो क्या हुआ था ज़रा? वो असल में वो प्रोसेस ठीक नहीं था।
क्योंकि ये ISPR इस डायरेक्टली समरी आती है जो डिफेंस मिनिस्टर की आती है, डिफेंस के थ्रू आती है, फिर प्राइम मिनिस्टर के बाद उनका ये रूट फॉलो नहीं किया। रूट फॉलो करें, थ्रू प्रोसेस आए तो बात ख़त्म, जब वो प्रोसेस से दोबारा हो गया तो बात ख़त्म हो गई। उसको इतरा था प्राइम मिनिस्टर आखिर कि बग़ैर उसके ना कानून फॉलो करने के बगैर हुआ, तो उस पर इतराज़ था। लेकिन जब रूट से आया तो मसला ख़त्म। नदीम अंजुम साहब के ऊपर इख्तलाफ नहीं था? मुझे अंदरूनी तो नहीं पता कि इख्तलाफ था या नहीं, लेकिन मैंने कहा कि वो बस कुछ होगा शायद। इख्तलाफात बाजवा साहब के साथ तो वहीं से शुरू हुए थे ना? जी हाँ, बाजवा साहब ने बड़ी कोशिश की, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उसने बहुत कोशिश की कि हमारी हुकूमत चलती रहे, लेकिन बात नहीं मानी जाती थी। हमें मौके इलेक्शन के दिलाए गए, हम इलेक्शन की। आखिर में मुझे याद है कि बाजवा साहब ने एक दिन कहा कि बस मैं थक गया, मैं हैंड्स अप हो गया हूँ, ये कुछ भी नहीं मानता, ना इलेक्शन मानता है ना कोई और चीज़ मानता है। और एंड ऑफ द डे उसने हमें कोई 6 महीने पहले कह दिया था हैंड्स अप कि मैं अब नहीं कर सकता हूँ। हुकूमत जाने से 6 महीने पहले कह दिया था? तकरीबन उससे पहले उसने कह दिया कि मैं नहीं, क्योंकि हमें मौके दिए, हमें एक मौका तो दिया था, अलीम खान को वज़ीर आला बना दो, आपकी हुकूमत नहीं जाएगी। अपनी हुकूमत भी वो भी जाने दी, फेडरल भी जाने दी, सब कुछ जाने दिया, सब कुछ लुटा दिया, फिर गिला किसका? खुद ही की। ये भी तो सर है कि उनकी पार्टी है, वो अलीम खान को लगाएं, उस्मान बुज़दार को जिस मर्जी, तो वो उनकी बात क्यों माने कि अलीम खान ही वज़ीर आला लगे? नहीं लगेगा तो हुकूमत गिरा देंगे आपकी। नहीं, उनका हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये नहीं चल सके। मैं आपको बताऊं, मुझे खुद ऑफर हुई वज़ीर आज़म की, मेरे को सियासी लोगों के साथ बड़ा अच्छे ताल्लुक है, असेंबली में अपोजिशन लीडर। किसने की ऑफर? कि 20 बाजवा साहब ने? नहीं, नॉट बाजवा, पॉलिटिकल बात करूँ कि 20-25 लोग ले आओ, मैंने हम आपको बता से यार, मैंने कहा मुझे बेवकूफ़, PDM की तरफ से आई थी? हाँ, कि मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा ये क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे कि 20-25 से मैं 30-40 ला सकता था। लोग तंग थे, बहुत ज़्यादा खफा थे, और कोई भी वज़ीर आज़म अगर कोई बनना चाहता बाहर से बन सकता था, कोई इशू नहीं था, ना शहबाज शरीफ ना बनता। लेकिन उधर कोई ऐसा कैलेबर का आदमी नहीं था कि जमा करके उसको ले, वो तैयार बैठे थे। तो उस वक्त हमने कहा मैं इस चीज़ में मदाखलत नहीं करते, अगर आते हैं तो अपनी ताकत से आएंगे, इस तरह नहीं आएंगे। सही है सर, हमें एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, एक से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का किस किस जमात के साथ इत्तेहाद हो सकता है, सूबे के अंदर प्लानिंग क्या है आगे चल के, क्या JUI के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, या ANP के साथ, या पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ, किस तरह से इलेक्शन के अंदर जाएंगे, स्ट्रैटेजी क्या हटक साहब की, और 2014 के धरने वाली बात फिर रह गई, उस पर भी आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है परवेज़ खटक साहब के साथ। सर ये बताइएगा कि 2014 का धरना, उस धरने में आप ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा से एक हुकूमत पर आप यहाँ से लेके गए अपनी लोगों के साथ यहाँ से, लेकिन आगे बड़ी शेलिंग वगैरह भी उसके बाद भी हुई, आगे भी हुआ। ये बताइए कि उस धरने में सर एग्जैक्टली क्या मामला थे उस वक्त? वो जो खान साहब कहा करते थे अंपायर की उंगली उठने वाली है, वो क्या मामला था? वो ज़रा राही शरीफ साहब की तरफ वो इशारा करते थे अंपायर की जब वो बात करते थे? देखिए, उसमें मुझे याद है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं था, बातचीत चल रही थी फौज के साथ, ऑलमोस्ट हुकूमत और फौज सब इदारों के इकट्ठे थे। ऑलमोस्ट फैसला हो चुका था कि वो पंजाब का जो नवाज शहबाज शरीफ का इस्तीफा के लिए तैयार हो गई, लेकिन आपको पता है खान साहब की हरदर्मी, वो बात नहीं मानी गई। जहांगीर भी उसमें था, मैं उसमें डायरेक्ट नहीं, जहांगीर तेजी में रही थी, बात तकरीबन पहुँच गई थी। उस वक्त मुझे याद नहीं है कि किस वजह से हरदर्मी की गई और वो चीज़ नहीं बन सकी। खान साहब नहीं माने थे, कुछ इस तरह हुआ था, मुझे एग्जैक्ट अभी हुआ याद नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह हुआ था कि हमारी तरफ से उसका रिस्पांस अच्छा नहीं था। नून लीग मांग रही थी कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे वज़ीर आला पंजाब के। ऑलमोस्ट मुझे याद है, ऑलमोस्ट फैसला हो चुका। अच्छा। और ये फैसला जो है वो राही शरीफ साहब की मदद से ये सब कुछ हुआ था? पार्टियाँ में इन्वॉल्व थी, नून लीग इन्वॉल्व थी, बाकी सब इस्टेब्लिशमेंट का भी था उसमें, और सारे इन्वॉल्व। कितनी सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की उस धरने को कामयाब बनाने के लिए? देखिए, धरने में इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई काम नहीं था, पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं लाती ना। लेकिन खान साहब कहीं से गाइडेंस तो ले रहे थे उस वक्त। अब मुझे नहीं पता क्या गाइडेंस ले रहे थे, लेकिन हम तो पब्लिक लेकर आते थे। क्योंकि छोड़ के चले गए थे जब जावेद आशमी साहब, हाँ, तो वो उन्होंने तो यही कहा था कि सारी वहाँ से हिदायत लेके सारा कुछ हो रहा है। एक हो सकता है, क्योंकि मैं उस वक्त इतना इन्वॉल्व, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में आप वज़ीर आला थे उस वक्त सूबे के, और खान साहब के बहुत की मैन थे आप उस वक्त।
मैं कई चीज़ों में जानबूझ के इन्वॉल्व नहीं होता, साइड पे होता हूँ, क्योंकि इस ख़तरनाक चीज़ों से मैं दूर रहना अब आप पार्टी छोड़ चुके हैं सर, अब आप खुल के बात कर सकते हैं। पार्टी की बात नहीं, जो हकीकत है मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं जब इस चीज़ में इन्वॉल्व डायरेक्ट नहीं था, जब हमारी इनके साथ बातें होती थी, जो इसाक डार है इनसे, मैं उसमें इन्वॉल्व था, मैं उस कमेटी का मेंबर था। बिल्कुल। जो उसके बाद धरने के बाद जो एग्रीमेंट हुआ सारा कुछ, उस सारे में इन्वॉल्व था। लेकिन जब वो उधर बात हो रही थी तो मैं उसमें नहीं था। उसमें 2 थे सीनियर और थे, तो वो लोग इन्वॉल्व थे। अंपायर की उंगली की से मुराद तो उनकी आर्मी चीफ ही थे ना उस वक्त के, जो आप जो इन्हें यकीन दहानी कराई गई थी आर्मी चीफ ही हो सकता है और क्या हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसकी उंगली खड़ी होगी। सर ये बताएं कि आपकी पार्टी इलेक्शन में जा रही है, ये बताएं कि सूबे के अंदर क्या सूरत हाल है आपकी पेनिट्रेशन के वाले से, आगे आप क्या सोच रहे हैं कि खुद से अपने तौर पर जाएंगे इलेक्शन के अंदर, सोलो फ्लाइट लेंगे, या किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद भी हो सकता है, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है, किस जमात के साथ आपको लगता है कि ज़्यादा इम्कान है इसके साथ हम मिल के चल सकते हैं? लेकिन सियासत में इत्तेहाद के रास्ते कोई नहीं बंद करता। मैं तो पहले कह चुका हूँ, किसी पार्टी से बात होती है, लेकिन डिपेंड करता है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हो सकती है बात। लेकिन इस वक्त मैं किसी से नहीं बैठ रहा, क्योंकि मैं अभी ड्राइंग रूम से निकला ही नहीं। जब मैं जलसे करेंगे, हमारी पार्टी जलसे करेगी, पब्लिक आएगी, देखेंगे, हम अपनी पोजीशन को देखेंगे, फिर उस पोजीशन के साथ हम आगे बात करेंगे। तो मुझे तो 2 महीने कम से कम लगेंगे ये पूरा सूबा कवर करने में, लोगों को निकालने में, एक अपनी पोजीशन बनाने में। उसके बाद मेरी हैसियत बनती है कि मैं बात करूँ। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि क्या मंशूर लेकर जाएंगे आप अवाम के पास, क्या नारा क्या लेकर जाएंगे अवाम के पास? आप तहरीक इंसाफ की ज़िद का नारा लेकर जाएंगे कि उस सियासत से हम बेजारी का ऐलान करते हैं, क्या करेंगे, क्या लेके क्या जाएंगे? ये तो आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी हराम की है। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ ये क्वेश्चन करें ही ना, मेरे साथ अपनी पार्टी के फ्यूचर की बात करें। देखिए मैं तो ये आप अपनी पार्टी का मैं प्रोग्राम आपसे जानना चाहूँगा, क्या लेके जाएंगे पब्लिक के? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर लोग मंशूर देते हैं, और ऐसे ज़बरदस्त मंशूर के लोग समझ रहे जन्नत में जा रहे हैं। हाँ सही है। मैं कोई ऐसा मंशूर नहीं दे रहा हूँ। मैंने 5 साल में जो किया, मैं उसको आगे लेकर जाऊँगा कि मैंने हेल्थ रिफॉर्म्स कैसे किए, मैंने पुलिस कैसे ठीक की, मैंने एजुकेशन कैसे इसको बेहतर किया, पटवारी को कैसे ठीक किया, रिश्वत कैसे कम की, गुड गवर्नेंस कैसे दिखाई, लोगों को सामने नज़र आ रहा है। उसी चीज़ को मैंने आगे लेकर जाना है। मैंने खाली किसी कहानियाँ नहीं करी। मैंने अपनी जो कमेटी है उनको भी बोला कि मुझे कोई मंशूर में वो चीज़ नहीं चाहिए जो मैं इम्प्लीमेंट ना कर सकूँ। जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, साबित करेंगे, ख्वाब नहीं दिखाएंगे, झूठी कहानियाँ नहीं डालेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और करके दिखाया। 5 साल हमने करके दिखाया। ये कोई करके दिखा दे सारे पाकिस्तान में, जो हमारे सूबे में 5 साल हुआ। आप अगर आवाम से नहीं, ये इदारों से पूछे, महकमों से, कि हमने कौन सा इदारा नहीं ठीक किया, उसको कैसे नहीं रिफॉर्म किया, फूड प्रूफ सिस्टम लाए, लोगों को डिलीवर कराए, ये हेल्थ कार्ड, ये जितनी आती है, बाकी रोड्स, ये BRT, ये जितना भी है, ये लोगों की सहूलत के लिए किया। मैंने अभी भी आपको कहा कि इस वक्त BRT पे लोग एतराज़ करते थे, अभी भी इस वक्त BRT में 3.25 लाख लोग एवरेज डेली ट्रैवल कर रहे हैं। पंजाब में, इस्लामाबाद में ये 80,000 नहीं क्रॉस किया। इस वक्त BRT दुनिया के टॉप 3 में आ गया, टॉप 3 इन द वर्ल्ड, जो 200-250 BRTs हैं। इस वक्त हमारा टिकटिंग सिस्टम दुनिया में नंबर 1 आ गया। ये एग्जाम्पलरी चीज़ें हमने बनाई हैं। ये लोग खुद कुछ कर सकते नहीं और एतराज़ करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं तो सबको चैलेंज करता हूँ, आगे मेरे को 1 रुपये भी करप्शन दिखा दे। मैं शहबाज शरीफ की तरह नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं अल्लाह उस दिन मुझे मार दे जिस दिन मैं हराम खाया। मैं ज़िंदगी में रहना, दुनिया में रहना नहीं चाहता अगर मैं हराम खाऊँ। अगले इलेक्शन में जब भी होते हैं, भले का इंतखाबी निशान या PTI को आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता हुआ देख रहे हैं? मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे PTI नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतनी चीज़ें कर चुके हैं। अभी एक तोशाखाना केस आ गया, फिर आएगा 9 मई का आएगा, साइफर आएगा। वो जो पैसे 30-40 अरब रुपए ट्रांसफ़र हुए, सरकारी पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया। ये 4-5 केसेस तो ये ख़तरनाक है बहुत। ये आप कह रहे हैं पार्टी बैन हो जाएगी? ये डिपेंड करता है, अगर ऐसा कोई क्रिमिनल उस पर बन जाए, क्राइम शो। ये केसेस काफ़ी है कि आपको लग रहा है कि PTI इलेक्शन में नहीं होगी? 9 मई को क्राइम प्रूफ हो जाए तो फिर तो डेफिनेटली पार्टी हो जाएगी। लेकिन इसको साबित तो करना होगा ना कि ऐसा क्रिमिनल काम किया कि पार्टी जो है ये क्रिमिनल्स की है, या बनी इसलिए कि ये ऐसी हरकतें करे जो मुल्क के मफाद में नहीं है। ये अटक जेल में पहुंच जाना, एकदम वो पॉपुलरिटी की पीक से जो है ना
उठ के अटक जेल में पहुंच जाना, क्या समझते हैं ये कौन जिम्मेदार है इसका, यानी कि क्या चीज़ थी जो इस जगह पे लेके गई? ये तो पाकिस्तान की तारीख है, उधर इक़्तिदार में होते, अगले दिन के जेल में होते, भुट्टो से लेकर सब। लेकिन चेयरमैन पीटीआई का आपको क्या क्या लगता है, क्या ऐसी वजह बनी कि जो उन्हें वहाँ से उठा के वहाँ ले गई? ये जो फौज के साथ माजदारी, इदारों के साथ लड़ाई, इदारों पर अटैक, हमले करना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप GHQ जा सकते हैं कोई? ये को हाल है कि हम अपने मुल्क के GHQ पे अटैक कर दें, कोर कमांडर के घर पे अटैक कर दें? हमें इस चीज़ की भी समझ नहीं आ रही कि जो 9 मई के वाक़े के पादाश में उठाए गए थे, वो बाद में जब उन्होंने PTI से अलग ही इख्तियार की तो वो छोड़ दिए गए, वो बिल्कुल साफ़ हो गए। कुछ एक दो लोग शायद आपकी पार्टी की तरफ भी आए जो गिरफ्तार हुए थे। कई लोग साफ होने की कोशिश भी करते हैं, वो साफ नहीं हो रहे। जिन्होंने एक्चुअल क्राइम किया ना, अब आप देखेंगे, मुझे नज़र आ रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग मिलिट्री कोर्ट में जा रहे हैं, वो साफ नहीं हो सकते। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू बुलाया कि साबिक वज़ीर आला और साबिक वज़ीर दिफा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबरा जनाब परवेज़ खटक साहब की जो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कल के जलसे के हवाले से, और आगे ये जलसों की पूरी एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि फ़िलहाल अब मुल्क में इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आगे चल के सेटअप क्या बनता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खटक साहब की भरपूर तैयारी है यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से, वो भरपूर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज की शो में इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।